आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 7 रूल 11 जो डील करती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सिर्फ इस ऑर्डर 7 रूल 11 में जो 6 ग्राउंड्स दिए हुए हैं प्लेंट रिजेक्ट होने की, सिर्फ उसी ग्राउंड्स के आधार पर प्लेंट रिजेक्ट नहीं होती है। सिर्फ यहाँ एक ओवरव्यू दी हुई है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के। प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 14 में जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की बात कही गई है प्लेंटिफ के द्वारा, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके आधार पर भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। और ऑर्डर 7 रूल 3 में जो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन की बात कही गई है कि प्लेंट में प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देनी होगी प्लेंटिफ के द्वारा, अगर वो ना दे तो उस आधार पे भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। सो ऑर्डर 7 रूल 11 में जो प्लेंट की रिजेक्शन के 6 ग्राउंड्स दिए हैं, सिर्फ इस आधार पे प्लेंट रिजेक्ट नहीं हो सकती है। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स है जिसके आधार पर प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये जो 6 ग्राउंड्स दिए हुए हैं ये एक ओवरव्यू है प्लेंट रिजेक्ट होने की। सो लेट्स सी ऑर्डर 7 रूल 11 क्या कहती है। ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंट कब रिजेक्ट होगी वो रूल 11 में दी हुई है। प्लेंट रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से उस प्लेंट को कोर्ट के समक्ष फाइल नहीं कर सकते हो। आप फिर से एक फ्रेश प्लेंट फाइल कर सकते हो जो रूल 13 में दी हुई है। नाउ पहले हम ये समझते हैं रूल 11 के कौन कौन से ग्राउंड्स पे प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। सब क्लोज ए कहती है, यहाँ 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके अंतर्गत प्लेंट रिजेक्ट की जाएगी। सब क्लोज ए कहती है वेयर इफ डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। जब प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं की जाती है तो प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि जब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं रहेगी प्लेंट में तो उसकी लिमिटेशन कैसे चेक होगी, उसकी सब्जेक्ट मैटर कैसे समझी जाएगी। तो इस कंफ्यूजन की वजह से कोर्ट क्या करेगी, उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। नाउ सब क्लोज बी क्या कहती है वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so। means अगर जो रिलीफ क्लेम की जा रही है प्लेंटिफ के द्वारा वो अंडर वैल्यूड है, मीन्स उसकी जो वैल्यू उसने लिखा हुआ है प्लेंट में वो वैल्यू प्रॉपर नहीं लिखी हुई है। उसकी क्लेम मान लेते हैं 20 लाख रुपए की है और उसने अपने प्लेंट में वैल्यू जो लिखा है 10 लाख रुपए की लिखा है। तो जब कोर्ट इसे नोटिस करती है और उसे देखती है कि उसकी वैल्यूएशन जो है 20 लाख रुपए की होनी चाहिए थी, जहां उसने 10 लाख रुपए लिखी हुई है प्लेंटिफ, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी, एक टाइम देगी कि इस टाइम के अंतर्गत आपको ये पूरी वैल्यूएशन करेक्शन करके प्लेंट जमा करना है कोर्ट में। अगर इसके बावजूद भी अगर प्लेंटिफ करेक्शन करके कोर्ट में सबमिट ना करे प्लेंट, तब प्लेंट क्या होगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। नाउ सब क्लोज सी क्या कहती है वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। अगर जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपर तरह से लिखी हुई है प्लेंट में, उसके बावजूद भी अगर जो कोर्ट फीस है वो ना दी जाए प्रॉपर, जो हम एक सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसकी एक हमें कोर्ट फीस देनी होती है, तो उस कोर्ट फीस को अगर प्रॉपर पूरी कोर्ट फीस ना दी जाए तो ऐसी स्थिति में कोर्ट एक टाइम देगी कि और बाकी की जितनी कोर्ट फीस ड्यू है वो आप इस डेट के अंतर्गत आपको पूरी प्रॉपर कोर्ट फीस देनी है। अगर उसके बावजूद भी प्लेंटिफ पूरी कोर्ट फीस ना दे तो वो प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाती है। नाउ सब क्लोज सी क्या कहती है वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। अगर प्लेंटिफ के प्लेंट के कोई स्टेटमेंट जो बार्ड बाय एनी लॉ हो, ऐसी स्थिति में प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी।
अच्छा, ऐसी स्टेटमेंट बार्ड बाय लॉ मीन्स मान लेते हैं कि सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी में दी हुई है कि अगर हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं तो वो सूट फाइल करने के 2 महीने पहले हमें उस गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजनी होती है, लीगल नोटिस। ये सेक्शन 80 में बताई हुई है। अगर प्लेंटिफ ये नोटिस भेजती रहती है और भेजने के बाद अगर सूट फाइल करती है और उस सूट के प्लेंट में अगर वो उस नोटिस की जिक्र करना भूल जाती है, नहीं मेंशन करती है, तो ऐसी स्थिति में वो प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। या फिर उसने नोटिस ही नहीं भेजा और डायरेक्ट सूट फाइल किया, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी जो सूट प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है। एनी स्टेटमेंट जो कि बार्ड बाय लॉ हो, क्योंकि इस लॉ में, इस सेक्शन 80 में बताई हुई है कि आपको नोटिस भेजनी है, और अगर आप नहीं भेजते हो और आपने स्टेटमेंट में दे दिया कि आपने भेज दिया है, तो ऐसी स्थिति में प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। या फिर आपने नोटिस भेजा है और उसे मेंशन करना आपने आप भूल गए, तो ऐसी स्थिति में भी वो प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। सो where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law, अगर कोई भी स्टेटमेंट barred by law हो तो कोर्ट क्या कर सकती है, प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। नाउ सब क्लोज ई क्या कहती है, वेयर इट इज़ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट कोई कॉपी फाइल नहीं की जा रही है, जब भी हम कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी प्लेंट की फाइल करनी होती है। अगर वो डुप्लीकेट कॉपी फाइल नहीं की जाती है तो भी प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाती है। ना सब क्लोज एफ क्या कहती है, वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविज़न ऑफ रूल 9। रूल 9 में क्या दी हुई है, जब रूल 9 में दी हुई है कि एक प्रॉपर कोर्ट फीस प्रोसेस फ़ी, जब सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट एक ऑर्डर देगी समन सर्विस करने की, वो रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5 में दी हुई है। रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5 में जिस मैनर में दी हुई है कि स्पीड पोस्ट में भेजना है, कुरियर के ज़रिए भेजना है, डायरेक्ट भी दे सकते हो, तो अगर वो प्रॉपर फॉलो रूल ना किया जाए तो ऐसी स्थिति में प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। या फिर एक रिक्विजिट जो फीस कोर्ट में फाइल करनी होती है समन के लिए, बेसिकली रूल 9 कहना चाहती है कि समन भेजना है डिफेंडेंट को, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस समन भेजने के लिए आपको एक रिक्विजिट जमा करनी होगी। उस रिक्विजिट में क्या होती है कि डिफेंडेंट की जितने डिफेंडेंट है उसकी एक प्लेंट कॉपी और समन की फॉर्म, और साथ ही में हम एक 10 रुपये की रिक्विजिट फ़ी देते हैं समन प्रोसेस करने के लिए। सो ये अगर ना दें तो हमारी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, ऐसा सब क्लोज एफ में बताया हुआ है।